मैम, क्या जॉइंट पेन का लास्ट सॉल्यूशन सर्जरी है या फिर हम उसको फिजियोथेरेपी से बचा सकते हैं? If some grade is very high, if the knee is completely damaged, आपके पास सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम के पेशेंट्स आते हैं? back pain, neck pain, and then आजकल यंग जनरेशन में सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कॉमन हो रही है। ऐसा क्यों हो गया? everybody is on gadgets also. हम्म, ना prolonged bending अगर है जो भी सिस्टम पे लैपटॉप पे स्क्रीन पे जैसे every day we get patients like that. जिम और स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन इंजरी कौन सी होती है? Very common I would say these days is age. और इंजरी के बाद जल्दी से जिम या फिर स्पोर्ट्स में वापस जाना ये कितना रिस्की हो सकता है? Very risky I would say. हर प्लेयर और हर किसी को ये पता होता है कि क्या ड्राई नीडलिंग पेनफुल होती है? how you perceive the pain I would say. राइट। But then it depends upon the skill of the therapist also. आजकल बोला जाता है सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। क्या ये स्टेटमेंट सच है? Yes. कैसे? If you're sitting for prolonged, अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड आते हैं वायरल पेन है, तो कौन सा सच है कौन सा नहीं और कितना डेंजरस और कितना सही? I would say don't risk your life. नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट माइंड को। आइए जानते हैं इनसे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो सकती हैं और आपको उनके बारे में ही नहीं मालूम। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नमिता आहूजा जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस एपिसोड में। Thank you so much. मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आजकल हर इंसान नेक पेन और बैक पेन से जूझ रहा है। क्या ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या कोई और रीजन है, और क्या इसका हल फिजियोथेरेपी से हो सकता है? Of course, it's a lifestyle problem because we know each and everyone have gadgets in their hand. मतलब हर किसी के हाथ में फोन्स भी है, या फिर अगर आपका प्रोफेशनल काम है आप लैपटॉप्स पे हैं, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जितने लोग हैं they're always on the screens. राइट। And for the screens we usually don't adjust our posture, राइट। and उससे prolonged bending होती है, तो neck pain is obviously postural imbalance होगा तो neck pain होगा ही. इसको किस तरह से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ठीक कर सकता है? सबसे पहले तो बी केयरफुल अबाउट योर पोस्चर. हम्म, लाइफस्टाइल तो हम सबका जो भी हमारा काम है वही रहता है, राइट। लेकिन हमें चेक करना है कि काम करते करते ना पोस्चर का कितना ध्यान रख रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर पोस्चर सही नहीं है तो यू आर इनवाइटिंग पेन्स, तो वी जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द पोस्चर. राइट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई इंसान किसी पेन में होता है ना, तो वो एक पेन किलर की गोली खाता है और उस पेन को दबा देता है। ऐसा कब उसको पता लगना चाहिए कि अब उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है? पेन इज डिफरेंट टू एवरी इंडिविजुअल, राइट। एंड इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट ऑफ द पर्सन ऑल्सो. किसी को एक माइनर पेन भी होता है वो तब भी गोली खा लेते हैं, कईयों को बहुत पेन होता है तो वो भी कहते हैं हम तो गोली खाते ही नहीं है चाहे कितना भी पेन हो जाए. राइट। तो पेन किलर इज समथिंग हमें पता है कि जो पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी या ऐसी जो ड्रग्स हैं इनके कहीं ना कहीं बॉडी में साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं. राइट। तो पेन किलर तो मुझे लगता है शुड नॉट बी द इमीडिएट ट्रीटमेंट. तो पहले सेल्फ केयर करें, वो सारी चीजों को अवॉइड करें जिससे पेन हो रहा है, राइट। और नेचुरली हील करने के लिए हम जो सिंपल मेजर्स हो सकते हैं कंजर्वेटिवली, और फिजियोथेरेपी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट। You can just, instead of taking a painkiller, first try if you can avoid and get healed with physiotherapy. सिंपल मेजर्स क्या? Simple measures, it's like if your pain is acute pain, chronic pain हमें ये भी देखना है. अगर तो acute pain है तो of course कई बार कोई इंजरी ऐसी हो गई है, हमें पता है it's grade of injury is much and the pain is much, तब उस समय then you can take an anti-inflammatory or a painkiller. Right. But then simple pain में एक painkiller ना उठाकर हम hot cold का सहारा लें. राइट। हम उसकी जगह अपना पोस्चर चेक करें. पिल्लोज, अगर नेक पेन की बात करें
तो कई बार हमें पता होता है हम फॉरवर्ड बेंडिंग कितनी करते हैं या हम फोन्स पे हमारे पोस्चर्स ठीक नहीं है, पहले हम वो हर फैक्टर जो हमारा पेन एग्रावेट कर रहा है सबसे पहले तो हम उसे ही क्रॉस करें. राइट. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट यस. because if you work on this treatment you will be easing yourself राइट. and वेरी. then of course switch to physiotherapy clinic, वहाँ स्टेप इन करें, वहाँ पेन मोडालिटीज यूज करें. अब इसमें क्या है कि पोस्चर का जो देखना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है. बहुत सारे लोगों को पोस्चर कौन सा सही है या गलत है यही नहीं मालूम. मोस्टली लोग फ़ोन देखते हैं इस तरह से. अगर आपने फ़ोन यूज़ करना है तो इस आई साइट के इतना होना चाहिए कि आपकी नेक बेंडिंग नहीं होनी चाहिए. राइट. Yeah. क्या ये हेल्प करेगा उनको लाइफ में? यस, अगर कोई भी किसी भी पोजीशन को 30 मिनट्स 40 मिनट्स से ज्यादा अगर एक ही पोजीशन में रहता है तो ऑब्वियसली वो मसल्स उतनी देर फिर टाइट होनी शुरू हो जाती हैं. राइट. तो उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो अगर मैं प्रोलॉन्ग बेंडिंग कर रही हूँ या प्रोलॉन्ग मैं बैक कर रही हूँ, एक्सटेंशन कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे इस पोजीशन को मैं ज्यादा देर नहीं होल्ड कर सकती. और जब लोग सो रहे होते हैं तो फोन अक्सर ऐसे देख रहे होते हैं, है ना. वी नीड टू चेक द पोस्चर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम Right. स्कूल में हैं, अगर छोटे बच्चों की बात कर लें, अगर आप बैग भी कैरी कर रहे हो, हाँ वो भी अगर आप टेढ़े होके कर रहे हो, एक साइड ही कैरी करे जा रहे हो, आप स्ट्रेट नहीं कैरी कर रहे हो, तो आपकी एक साइड का जो टिल्ट है वो आएगा ही आएगा. तो ये छोटे छोटे पोस्चर, लेडीज हैं किचन में काम करती हैं, अगर जो आपकी स्लैप हाइट है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, मेनी लेडीज दे कम अप एंड दे से कि सर्वाइकल हो गया. और लगातार अगर आप नेक बेंड कर रहे हैं, फुल्का बना रहे हैं मान लीजिए, और आपकी नेक बहुत ही ज्यादा बेंड हो रही है, राइट. तो यू नीड टू कीप अ स्टूल. अगर स्लैप पे वो रखें अपनी नेक की हाइट, टेक नेक है तो अपना टेबल हाइट एडजस्ट करें. राइट. छोटे छोटे हाइट्स एडजस्टमेंट और पोस्चर एडजस्टमेंट ऐसे हो सकते हैं. राइट. मैम, क्या जॉइंट पेन का लास्ट सोल्यूशन सर्जरी है या फिर हम उसको फिजियोथेरेपी से बचा सकते हैं? फिजियोथेरेपी से भी बचा सकते हैं अगर उसकी ग्रेडिंग ठीक है. राइट. इफ सम ग्रेड इज वेरी हाई, इफ द नी इज कंप्लीटली डैमेज, लाइक हम बोलते हैं कि ग्रेड 4 ग्रेड 5 बिल्कुल ही आपका कार्टिलेज ही, फॉर एग्जांपल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस, तो उसमें ग्रेड बहुत ज्यादा अगर हाई है, बिल्कुल ही डैमेज है, ऑब्वियसली सर्जरी इज द अप्रोच देयर. बट देन इट इज द इंडिविजुअल डिफरेंस राइट. कि आपकी इंडिविजुअल की क्या चॉइस है. वो सर्जरी ऑप्ट करना चाहते हैं तो हाई ग्रेडिंग पे दे कैन ऑप्ट सर्जरी. But then if it is initial phase of pains, of course, I would say physiotherapy works. एडिशियल स्टेज में कैसे एक इंसान को समझ आ सकती है कि उसको आज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? For example, if you get up in the morning, if and you feel you're feeling stiff, if you don't have any particular condition या कोई ऐसे पैथोलॉजी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. लेकिन कई बार हम सो के उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज बड़ा नेक पेन हो रहा है या आज बैक पेन हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो आई वुड से कि डोंट एग्रवेट. कई बार हम उसी को बढ़ाते रहते हैं. राइट. Everybody should listen to their body, and whenever you feel pain, switch into the physiotherapy clinic. राइट. मैम, आज मॉडर्न फिजियोथेरेपी कितनी एडवांस हो चुकी है? Advancement तो AI, I would say. Right. The only answer is AI for this because so much of technologies because of the AI, and we have got robotic gloves. मतलब अगर हैंड के केसेस होते हैं तो उसमें रोबोटिक ग्लव्स वो हैंड फंक्शन जो करा रहे हैं उससे फिर पेशेंट की रिकवरी बड़ी अच्छी हो रही है. हैंड फ्रैक्चर केस था, उसके बाद उसकी रिकवरी अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं आई वाज आल्सो यूजिंग दैट इन द क्लिनिक. आई एम स्टिल यूजिंग रोबोटिक ग्लव्स हो गए, स्कैनिंग लेजर्स हो गए. स्कैनिंग लेजर्स क्या करते हैं, पेन डिटेक्ट करते हैं. तो ये टेक्नोलॉजी है, AI है, ये मॉडर्निटी है. आपके पास सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम के पेशेंट्स आते हैं? बैक पेन, नेक पेन एंड देन sciatica. इसके अलावा ये बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हर किसी को होती हैं. इसका मेन रीजन क्या है? ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये होती इसलिए क्योंकि हम अपना पोस्चर सही से कैरी नहीं करते. राइट. रीजन ही यही है. अगर हम अपना पोस्चर सही रखेंगे कुछ भी काम करते हुए तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. राइट. सो
अगर ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेशेंट इस चीज़ के बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हर इंसान को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम ना आए स्पेसिफिकली? First of all, I would say कि whatever you are doing, check your body alignment, like how you carry your body. If you're not carrying your body in an appropriate posture, of course your body will get stiff, your body will invite pains. You need to check on the power of your muscles also. अगर आपकी muscles आपको लग रहा है weak हो रही हैं, तो muscle weakness के लिए exercises, good postures, good diet, everything plays a role. राइट, राइट। आजकल यंग जनरेशन में सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कॉमन हो रही है। ऐसा क्यों हो गया? Because cervical तो everybody is on gadgets also. ना prolonged bending अगर है, जो भी सिस्टम पे, टेक्नोलॉजी पे, लैपटॉप पे, स्क्रीन पे, जैसे एवरी डे वी गेट पेशेंट्स लाइक दैट। क्यों? बिकॉज उनकी prolonged bending है नेक की। I would say कि after 40-45 minutes, 35 minutes, please change your posture. अगर आप लगातार इससे ज्यादा अगर आप नेक को झुका के रखेंगे तो बस होगा। तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग करें, मूवमेंट करें, तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। राइट। अगर एमआरआई में स्लिप डिस्क आ जाए, क्या उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है? Again, it depends upon the level. If we talk about disc, usually जो केसेस होते हैं स्पॉन्डोलिसिस के या डिस्क हर्निएशन के, तो वो भी जो उसकी क्या लेवल जो है वो डिसाइड करता है। इफ आई से अगेन द ग्रेडिंग ना, अगर तो माइनर डिस्क प्रॉब्लम है तो इट गेट्स क्योर्ड, बट इफ इट्स वेरी वेरी सिवियर विच इज बेसिकली एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आप बेड रिडन हो गए हैं या आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं, आपने फिजियो भी ट्राई कर लिया है, ऑफ कोर्स देन यू हैव टू रश टू अ सर्जन। राइट। बैक पेन के जो पेशेंट्स हैं, वो बेसिकली घर पे क्या मिस्टेक है जो बहुत ज्यादा करते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक इज बेड रेस्ट। सो बैक पेन का मतलब बेड रेस्ट नहीं है। और ये लोग सोचते हैं अच्छा बैक पेन है तो हम बेड रेस्ट करें। नो, मूवमेंट इज मेडिसिन। बैक पेन वाले पेशेंट्स को अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेच करना है, मूव करना है, बेड रेस्ट नहीं करना है। सो अगर किसी को बैक पेन हो रही है तो उसको मूव करके ठीक करना है? मूवमेंट के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। वी नीड टू सी विच मसल्स आर गेटिंग अफेक्टेड, कौन सी मसल्स स्टिफ हो रही हैं, तो वी हैव टू स्ट्रेच दोज मसल्स, वी हैव टू मोबिलाइज, वी हैव टू मूव। इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आई वुड से कि जरूर जाना चाहिए और अपना एक पोस्चर अलाइनमेंट चेक करना चाहिए। अगर किसी को कोई टिल्ट हो रहा है बॉडी में, एक साइड ही मसल्स बेंड हो रही हैं, तो वील करेक्ट इट विद द पोस्चर करेक्शन। तो एक्सरसाइजेस डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एंड देयर पोस्चर। जिम और स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन इंजरी कौन सी होती है? Very common, I would say, these days is ACL tear. ACL is anterior cruciate ligament tear, which is very common these days with all the players, I would say, sports में। और ये अगर जिम की बात करें तो नेक और बैक पेन भी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपका बॉडी इतना वार्म अप नहीं हुई होती, आप जाते ही विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं। और कई बार रॉन्ग डेडलिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो ना, अगर हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं और उससे पहले हम अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप नहीं कर रहे हैं, या फिर हम वेट बेयरिंग जो है वो हमारी बॉडी में हम नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेसिव वेट बेयरिंग कर रहे हैं विदाउट जस्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी, ऑब्वियसली यू इनवाइट पेन्स। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस आल्सो। राइट। तो बेसिकली एसीएल जो टेयरिंग है वो किस कारण की वजह से आती है? लोडिंग while playing, when there is a sudden loading on the knee joint and there's a twist in the knee, कई बार कोई fall हो गया, या कई बार injury could be, mechanism of injury are so many, but very common to players are sudden loading on the knee joint. और इंजरी के बाद जल्दी से जिम या अपने स्पोर्ट्स में वापस जाना, ये कितना रिस्की हो सकता है? Very risky, I would say। हर प्लेयर और हर किसी को ये पता होता है कि ये जो इंजरी हुई है अभी इसको रिकवर करना है, तो बॉडी की जो रिकवरी पीरियड है उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना केयर करें और अपनी अच्छी एक्सरसाइज रिजीम, जो रिहैब प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। उस
पे वर्क करना पड़ेगा। राइट। ड्राई नीडलिंग क्या होता है? ड्राई नीडलिंग बेसिकली ये टेक्निक होता है, इट इज अ नॉन, जिसमें हम मसल में जब निडल को इंसर्ट करते हैं वो एकदम ट्रिगर पॉइंट्स पे हम काम करते हैं, और पेन रिडक्शन और मायोफेशियल रिलीज के लिए हम इसे यूज करते हैं। किन पेशेंट्स को ड्राई नीडलिंग से बेनिफिट मिल सकता है? Dry needling, if I talk about, we the physios are using it, but then it's an ancient therapy. It's a Chinese treatment. ओके। अब ये आजकल हम लोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि पेन रिलीफ मिल रहा है, मसल स्टिफनेस रिलीज हो रही है। तो एनीबडी हु कम्स अप, स्पोर्ट्स केसेस आई वुड से, स्पोर्ट्स इंजरी के केसेस होते हैं, या फिर जिनको सिवियर नेक एक हो जाता है, तो इमीडिएट नेक पेन रिलीज, मसल्स रिलीज हो जाती हैं ड्राई नीडलिंग से। क्या ड्राई नीडलिंग पेनफुल होती है? Varies from person to person, हम्म। how you perceive the pain, I would say. राइट। But then it depends upon the skill of the therapist also. ओके। क्या इसके साइड इफेक्ट्स या कोई रिस्क भी होते हैं? Before doing anything on the body, we need to check body के contraindications क्या क्या हैं, without like I have to check कि any pathology तो नहीं है कोई body में, कोई ऐसा tumors, cancers या कोई ऐसी body में issues हैं तो we avoid. ओके। एंड वूंड्स ना हो, अगर कहीं कट वूंड्स हैं तो वहां पे भी हम नहीं कर सकते। ओलंपिक एथलीट्स एंड सेलिब्रिटीज आजकल एक कप थेरेपी करा रहे हैं, वो क्यों करवाते हैं? कपिंग जो है हमारी बॉडी की मसल्स पे काम कर रही है, ठीक है, इट इज अ मैनुअल टेक्निक, और दिस मैनुअल टेक्निक इज अगेन नॉट प्रैक्टिस दीज डेज। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का पार्ट है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी एंशियंट चाइनीज ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो दीज डेज इट इज ट्रेंडिंग बिकॉज मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इट्स अ रिलैक्सिंग मैन्यूअर। जब भी हम बॉडी पे कुछ भी इस तरीके का करते हैं, सक्शन क्रिएट करके हम पुल करते हैं, तो वो Right. मसल जो है वो कुछ रिलैक्सेशन देती है, स्टिफनेस रिलीज करती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स ट्रेंड। क्या ये प्रूवन ट्रीटमेंट है या सिर्फ ट्रेंड है? इफ आई टॉक अबाउट प्रूवन ट्रीटमेंट, सिर्फ एक नहीं होता। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई नीड टू कंबाइन सो मेनी थिंग्स। अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आता है तो सिर्फ कपिंग से नहीं ठीक होगा, मुझे पता है उसके साथ मुझे कुछ स्ट्रेचिंग्स देनी है, उसकी मैनुअल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, कुछ पेन मोडालिटीज लगानी है, कपिंग कंबाइन करनी है। तो अलोन, सिर्फ अलोन नहीं, as a treatment, if you come only for relaxation and a little rejuvenation, of course cupping will be good, but if you're coming for specific treatments, I would combine it with other treatments also. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आती हैं, फिर भी पेशेंट्स को पेन हो रहा होता है, ऐसा क्यों होता है? Pain mechanism again is different to different person, varies from individual sensitivity. और इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पेन हमारे घुटने में हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी स्पाइन से है, तो वी नीड टू चेक द रूट कॉज। इट्स नॉट, हम सोचते हैं कि हमारे ये तो प्रॉब्लम इधर तो बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन इधर दर्द इधर हो रहा है, तो इस मामले में मुझे लगता है वी हैव टू चेक द रूट कॉज एंड वी हैव टू ट्रीट द रूट कॉज, नॉट ओनली दैट पेन एरिया। राइट। क्या क्रॉनिक पेन्स को पेन किलर के बिना इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? हर किसी की अपनी पेन सेंसिटिविटी है। अब हर कोई पेन किलर उठाते ही नहीं खाता, चाहे क्रॉनिक पेन में भी होता है। पीपल हैव दैट टेंडेंसी कि हम उसको पहले कंजर्वेटिवली ट्रीट करें, और क्रॉनिक पेन्स ही अगर, इफ इट्स ऑलवेज अबाउट योर केयर, हाउ यू लुक टू योर बॉडी, Right. हाउ यू लिसन टू योर बॉडी, हाउ यू आर मैनेजिंग योर पेन। सो क्रॉनिक से क्रॉनिक भी अगर आप उसको कंजर्वेटिवली या फिर सिंपल हर्बल ट्रीटमेंट्स या होम मैनेजमेंट, करेक्टिंग योर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, करेक्टिंग योर पोस्चर, if you try balancing that ways, you can balance. राइट। अच्छा, स्लीप, स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये बॉडी की पेन से कितना कनेक्शन लगता है बहुत। और वो कैसे? सबसे पहले अगर स्लीप की बात करूं, अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन आता है तो हमारी बॉडी हील रेस्ट से करती है, तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट। अगर हम रेस्ट टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारी बॉडी के हीलिंग पीरियड भी डिले हो जाता है। डाइट अगेन
if we are not taking the right nutrition, Hmm. which is good for your joint, muscles and bones, of course, if you are missing that nutrition, तो वो healing फिर भी hamper होगी. So we together it works. And then another factor was stress also. Stress आजकल हर किसी को stress है. और stress से क्या होता है कि हमारी body के जो hormones हैं वो हमें हमारी healing को disturb कर देते हैं. हमारी एक excessive stress can lead to your delayed healing and pain will be आप पेन ज्यादा महसूस करेंगे. Hmm. Sometimes pain होता नहीं है. It is the stress. There are females who are carrying that stress and that is why they're feeling more of pain. Hmm. So this is a psychological pain, I would say. Right. And then obesity, if you talk about, you asked obesity. Obesity will definitely, अगर हम obese हैं, if the abdomen is protruding out, for example, Hmm. तो जो spinal posture है, वो तो खराब हो गई होगा. जब spinal posture खराब हो रहा है, तो फिर हमारे spine में pain भी आएगा. So Right. obesity plays all these factors are very important. राइट राइट मैम, आजकल बोला जाता है सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग. क्या ये स्टेटमेंट सच है? Yes. कैसे? If you're sitting for prolonged Hmm. without any change of posture, Hmm. you're affecting your body. So of course, a prolonged sitting and no movement, then you're damaging. इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? After every short periods, get up, stretch your body, move a bit, and then resume your posture again. अब एक काम ऐसा है जिसमें सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक बैठना पड़ रहा है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, और कोई ऐसा वर्किंग जिसका स्क्रीन टाइम पे ही काम है और उसको सिटिंग देना बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप को इस चीज़ से कैसे बचाए? First of all, health is wealth. So everybody should always take a timer in their phone. अगर इतने occupied है तो पता हो कि 45 minutes बाद ये एक reminder है कि I have to leave my chair, I have to move, I have to move my neck, I have to move my spine, then resume the work again. Take at least few seconds, 1 minute, 2 minute break जरूर देना चाहिए. If you're working so long. अब बहुत बातें हो चुकी हैं हमारी मोबाइल के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में, लैपटॉप के बारे में, बट फिर भी एक ऐसा पोस्चर जो सबसे डेंजरस है वो कौन सा है जिससे हमें बचना चाहिए? Dangerous is using gadgets with your forward neck. उससे क्या होगा, हम बैक आ जाएगा. पहले तो पता नहीं चलेगा. अगर प्रोलॉन्ग होगा तो आपकी जो अपर बॉडी मसल्स हैं वो वीक भी होंगी, स्टिफ भी होंगी, पेनफुल भी होंगी. एंड हाँ, the very risky postures, I would say, females while feeding, they're lying and then feeding. So छोटी छोटी postures, not only one stream, बहुत सारे एज ग्रुप्स और अलग अलग कंडीशन में पोस्चर इज इम्पोर्टेंट. अब अगर किसी का स्क्रीन पे काम है, सिटिंग है उसकी, और उसको रेगुलर चेयर पे बैठना पड़ रहा है, तो चेयर में ऐसा क्या फीचर देखना चाहिए जो उसकी हेल्प कर सकता? We've got ergonomic chairs in the market these days. I would say we should opt for those chairs. उसमें क्योंकि जो हमारा spinal curvature है वो chairs डिजाइन इस तरीके से हुई हैं कि prolonged sitting में आपका जो कर्वेचर है, स्पाइन की जो मोबिलिटी है, स्पाइन पे प्रेशर लोडिंग ना पड़े. आई वुड से कि वी शुड चेक द चेयर्स. और क्या हमें बैक सपोर्ट लेनी चाहिए व्हाइल फॉर वर्किंग सिटिंग कि नहीं? Individual difference. If you can maintain your posture, if your back muscles are strong enough, you can sit erect without any back support, okay. But if you are sitting for very long and you're tired, you can take a back support without leaning on it. Because if you lean forward or you lean backward, you're obliterating your postures. That give pressure on the disc and that can give invitation to back pain. Right. अगर किसी को फ्यूचर में बैक पेन से बचना है तो उसको कौन सी 5 हैबिट्स रेगुलर फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट. आजकल हमें पता है योगा, आई वुड से नेचुरल रेमेडीज हैं. डू योगा, स्ट्रेचिंग्स करें, हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, मूवमेंट करें, अपना एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ को चेक करें कि किस एक्टिविटी में हम पोस्चर को गलत कर रहे हैं, रॉन्ग पोस्चर्स किन किन एक्टिविटीज में हम कर रहे हैं. वी नीड टू चेक दैट.
and of course diet. राइट। अच्छा, एक चीज अब लोगों में शायद अवेयरनेस होनी शुरू हुई है कि सर्जरी से पहले फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है Very important. और क्यों? Because the muscles which will undergo incisions, जिन muscles पे cutting होनी है, अगर हम उनको पहले strengthen कर देते हैं, तो obvious the chances of recovery is faster and sooner. हम्म, One thing is this. And after surgery, for a success of Hmm. that surgery, हम्म, for your healing, हम्म, of course, all the muscles जो टीयर हुई हैं उनको दोबारा रीएजुकेट करना पड़ता है। आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ में जल्दी बेटर होने के लिए, उसको जल्दी अडेप्ट करने के लिए फिजियोथेरेपी इज मैंडेटरी। जैसे बहुत कॉमन सर्जरीज जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या स्पाइन सर्जरी, इन सर्जरीज के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सबको पता है। पर उसको कितनी देर तक रखना करनी चाहिए फिजियोथेरेपी, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें अवॉइड करना चाहिए, वो कौन कौन सी है? एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट ना, हर किसी की इंडिविजुअल बॉडी है, तो डिपेंड्स आपकी रेंज ऑफ मोशन जब तक प्रॉपर नहीं आती। अगर आफ्टर सर्जरी ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रेंज इन योर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लिम्स में अगर या कहीं पे भी जो आपकी एक डिजायर्ड रेंज है वो अगर नहीं आई, तो ऑफ कोर्स यू नीड मोर सेशंस फॉर फिजियो। एंड देन एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हम अपनी डेली लाइफ को इजी कैसे बना रहे हैं। अगर मेरी डेली लाइफ में मेरी एक्टिविटी कुछ हिंडर हो रही है, कोई मूवमेंट है जो नहीं कंफर्टेबल, तो ऑफ कोर्स हैव टू चेक। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स को स्ट्रॉन्ग जो एक्सरसाइज से होती है, we work on the exercise of the body by especially हम आइसोमेट्रिक्स हो गए या और इतनी तरीके की एक्सरसाइजेज हैं जो स्ट्रेंथ पे काम करती है। राइट। यू टू डू दैट। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर ओल्ड एज। वो क्या है, क्या हेल्प करती है? Because with the age, the muscle mass decreases. The reason is this. Right. जो हमने देखा ही है कि पहले चाहे कितनी ओबेसिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे कई बार एज हो रहे होते हैं, वो जो मस्कुलर मास है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो जो मसल मास डिक्रीज हो रहा है, इट इज अ वीकनेस ऑफ द बॉडी दैट हैपेंस विद योर एजिंग प्रोसेस। और अगर आप उसमें भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें, टेक केयर ऑफ योर मसल्स, obviously you can get good results. Strengthening is very important. और जो पेशेंट्स सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी को इग्नोर करते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? Consequences is कि आपकी वही प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम्स के लिए आपने सर्जरी कराई थी, वही प्रॉब्लम्स दोबारा ट्रिगर हो जाएंगी। सपोजिंगली अगर आपने पेन किलर कराई थी, आपने उसके बाद उसका फॉलो अप रिहैब या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं करी, यू कैन गेट द इनविटेशन टू दोस प्रॉब्लम्स अगेन। सो इट्स इम्पोर्टेंट। फिजियोथेरेपी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ इज दिस कि एक बार कराई तो शायद कराते ही रहेंगे, जो मुझे लगता है मेनी पीपल हैव दिस मिथ कि फिजियो तो एक बार करावांगे तो कराते ही रहेंगे, इसलिए नहीं करानी। तो ये वाली जो एक मिथ है ना, इट शुड बी रियली वर्क अपॉन इट। अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया पे एक बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, वायरल पेन हैक। तो कौन सा सच है, कौन सा नहीं, और कितना डेंजरस और कितना सही? I would say don't risk your life. Just with the social media से आप रिस्क नहीं कर सकते। Take care of your bodies and don't depend upon those hacks. You Right. could go to the respective doctors as your body says, but then don't depend only on the hacks. मसल पुल, लिगामेंट इंजरी और एसीएल टियर के बाद रिकवरी का सही प्रोसेस क्या है? It's a teamwork. First of all, as a physio, I would say we work with the exercise and electromodalities, but at the same time, you need right medication also. So I would say it's a teamwork. राइट। आज की डेट में
ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फिजियोथेरेपी में कौन सी है जो आप यूज कर रहे हो और सबके पास नहीं है? I am using shockwave therapy. I'm using advanced laser therapies. I'm using, then there are other manual techniques, which being physios we are using these days. चाहे कपिंग कह लें, चाहे ड्राई नीडलिंग कह लें. सो मशीनरी की बात करें तो लेटेस्ट शॉकवेव, टेकार थेरेपी एंड लेजर थेरेपी. शॉकवेव थेरेपी क्या होता है? शॉकवेव थेरेपी, दीज आर साउंड वेव्स. ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें जब हम पेशेंट को जब ये मोडालिटी लगाते हैं तो वी आर डिलीवरिंग साउंड वेव्स विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ये साउंड वेव्स होती हैं which helps in healing. लेजर थेरेपी क्या होती है? Laser again, we are helping the patient, we are healing it with applying those laser modalities. And not only the muscular part, laser has a very good role. I'm using a laser machine which has a role in diabetic ulcer healing also, in wound healing. Basically, laser rays will promote healing. राइट. इलेक्ट्रिकल सिमुलेटर क्या होता Electrical stimulation, this is a basic modality है? which we use from very, very long period. And any weakness in the body, any muscular weakness in the body, and we have to work on the muscular trigger points with this machine. शॉकवेव थेरेपी, लेजर थेरेपी या इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन, ये एक पेशेंट की रिकवरी को कैसे इंप्रूव करता है? बहुत improve करता है, but I would say not only this. As a physio, I have to combine other treatments also. राइट. फिजियोथेरेपी में या कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज करने की जाती है कोल्ड एंड हॉट थेरेपी. क्या फर्क है और कब क्या यूज करना चाहिए? First of all, अगर किसी को कोई इंजरी होती है तो immediately I would say please use cold therapy, not hot. Because initial 48 hours to 72 hours हमारी बॉडी पे जो कोल्ड का इफेक्ट होगा वो हीट का नहीं होगा. Right. So we should prefer cold. राइट. और क्या फर्क है दोनों में? दोनों का फर्क तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिड्यूस द पेन, हम्म, पेन रिडक्शन. पर एक एक्यूट फेस पे काम कर रहा है, एक सब एक्यूट क्रॉनिक पे काम कर रहा है. तो जब इमीडिएट कोई बॉडी में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आती है उस टाइम हमें प्रेफर करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स इंजरी हुई तो स्पोर्ट्स में उसी समय कोल्ड पैक लगा दिया जाता है राइट. टू रिलीव द स्वेलिंग, टू अवॉइड पेन. तो दैट वर्क्स. मैम नॉर्मली कभी कभी यूज होती है गर्म पानी की टकोर, कभी कभी ठंडी टकोर. इसमें क्या डिफरेंस है और कब क्या यूज करना चाहिए? बेसिकली हॉट एंड कोल्ड ये हमारी बॉडी में जो हमारा सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज ही करता है. एक में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, एक में डायलेट होती हैं. अल्टीमेटली पेन रिलीफ होता है. राइट. लेकिन वी हैव टू चेक कि हमें हॉट कब लगाना है, कोल्ड कब लगाना है. तो अब- कब लगाना चाहिए हॉट? अगर कोई इंजरी हो रही है ना, इमीडिएट आफ्टर इंजरी इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग हॉट वी शुड प्रेफर कोल्ड. Because the cold would be the best treatment for first 48 hours to 72 hours. राइट. That time, हम please cold ही apply करें. After that, later we can do heat therapies. राइट. कौन सी इंजरीज में यूज करना चाहिए हमें? Any sports injury we know, या not only sports, any time if you get any even slight हमारे को थोड़ी सी bruising भी होती है बॉडी में, तब भी heat की जगह हम cold immediately apply करें. राइट. Later on we can switch to heat if there is any residual pain. But then आपने स्पोर्ट्स आजकल क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, हमने देखा है कि इमीडिएटली कोई इंजरी होती है तो फटाफट कोल्ड पैक्स अप्लाई किए जाते राइट. राइट. हैं. सो कोल्ड वर्क्स मोर इन फर्स्ट 36 hours to Right. 48 hours. राइट. अब हमारी ऑडियंस के लिए आपका लास्ट मैसेज जो उनकी लाइफ में वो हेल्प करे. Yeah, as a physiotherapist, I would say whenever you feel any pain in your body, please don't aggravate. इसे बढ़ाना नहीं है. जैसे ही पेन होता है, right the same moment, please step into the physiotherapy clinic. Get your postural analysis done. On and off postural correction के लिए भी physiotherapy clinics जाएं. And not only for pain, I would say maintaining your body.
visiting physiotherapy clinic these days is maintenance of your body, and that should be done. राइट, थैंक यू मैम सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। Thank you. और अगर आप ये एपिसोड अभी तक देख रहे हैं तो इस एपिसोड को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। और आपके एक सब्सक्राइब से हमारे इस चैनल पे नंबर बढ़ाता है, जो हमारे गेस्ट को भी एक बूस्ट मिलता है कि वो गेस्ट हमारे पास आए। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं हूँ वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।